रियाज माला संगीत साधकों की डोर। नमस्कार। रियाज माला की इस मास्टर क्लास में आप सभी का मैं एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब आप हारमोनियम लेकर के बैठते हैं, माइक हाथ में लेते हैं या फिर किसी के सामने आप गाना गाना शुरू करते हैं तो गले में अचानक से एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है। आप पहला सुर लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन आवाज़ सीधी निकलने की बजाय कांपने लगती है। ऐसा लगता है जैसे सांस फूल रही हो और जो स्थिरता कमरे में अकेले रियाज करते समय होती है वह गायब हो जाती है। अगर आपका जवाब हाँ है तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज का जो ये सेशन है ये आपकी गायकी का टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। इस मास्टर क्लास में हम यह नहीं कहेंगे कि बस डरना बंद कर दो, बल्कि हम इस समस्या की वैज्ञानिक और संगीतमय जड़ों को समझेंगे। हम ऐसे प्रैक्टिकल तकनीक सीखेंगे जिससे आपकी आवाज़ का थरथराना, आपकी आवाज़ का कांपना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और ये बहुत आसान है और ये एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति से निकल करके हम अपनी आवाज़ को स्थिर, रसीली और दमदार बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, रियाज माला के दर्शकों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार है। दोस्तों, एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरा चीज़ कि आपको सब्सक्राइब के बाजू में आपको एक ज्वाइन का ऑप्शन मिल गया है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है कि आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिलने का मतलब है कि वहाँ पर हमारे प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं। आप वहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन के ऊपर क्लिक करिए और ज्वाइन करके उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिए। अब दोस्तों, कौन सी जगह से आप वीडियो को देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का कमेंट बहुत कम आता है और मैं हर कमेंट का यहाँ पर रिप्लाई भी करता हूँ। दोस्तों, आप हमारे चैनल के सदस्य होने के नाते और मैं एक प्रोफेशनल म्यूजिक टीचर होने के नाते मैंने अपने वर्षों के शिक्षण और रियाज के अनुभव में देखा है कि लगभग 80% जो बिगनर हैं और यहाँ तक कि इंटरमीडिएट सिंगर्स भी वो इस वॉइस ट्रेम्बलिंग यानी कि आवाज़ के कांपने की समस्या से बुरी तरह जूझते हैं। आवाज़ के कांपने की समस्या से अक्सर स्टूडेंट यह सोचकर हताश हो जाते हैं कि उनके सुर कच्चे हैं या उनका गला ही गाने लायक नहीं है, लेकिन असलियत ये बिल्कुल नहीं है। आवाज़ का कांपना आपके सुरों की कमी नहीं बल्कि ब्रीदिंग कंट्रोल, वोकल कॉर्ड्स टेंशन और रेजोनेंस के सही तालमेल ना होने की वजह से होता है। तो आज के इस मास्टर क्लास में हम वैज्ञानिक लॉजिक और शास्त्रीय संगीत के व्यावहारिक ज्ञान का ऐसा संतुलन देखेंगे कि आप आज से अपनी आवाज़ में एक अद्भुत ठहराव और स्थिरता आप यहाँ पर महसूस करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल दोस्तों कि पहले हम ये जान लेते हैं, इसके बाद हम आगे चलेंगे। आवाज़ क्यों कांपती है? ये सबसे पहला प्रश्न है कि आवाज़ आखिर कांपती क्यों है। हमारी वोकल कॉर्ड्स यानी कि स्वर तंत्री गले के अंदर दो छोटे मस्कुलर फोल्ड होते हैं। जब फेफड़ों से हवा बाहर निकलती है तो ये वोकल कॉर्ड्स आपस में पास आकर वाइब्रेशन पैदा करती है जिससे हमारी आवाज़ बनती है। जब आपकी सांस का दबाव अनियंत्रित होता है या गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है तो वोकल कॉर्ड्स का हवा का एक समान फ्लो वोकल कॉर्ड्स को नहीं मिल पाता है। नतीजा इसका ये निकलता है कि वे सही ढंग से सट नहीं पाती हैं और फड़फड़ाने लगती हैं। यही अनियंत्रित फड़फड़ाहट आपकी आवाज़ में कांपने और कपकपी के रूप में ये सुनाई देती है। अब दोस्तों, शास्त्रीय संगीत में जिसे गमक या खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कंपन कहते हैं, यह पूर्णतः नियंत्रित और कंट्रोल मूवमेंट होता है जिसको आप कंपन बोलते हैं, गले में गमक बोलते हैं। ये जो गमक है वो कंट्रोल्ड होता है, लेकिन ये जो आवाज़ का कांपना होता है ये अनकंट्रोल्ड होता है। इसको आप अपने कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए ये कांप रहा है, और इसको आप कंट्रोल में रख करके गमक कर ले रहे हैं। ये अंतर होता है। जबकि आवाज़ का कांपना जो है वो मांसपेशियों के अनियंत्रित तनाव का नतीजा होता है। यहाँ पर दूसरे पॉइंट की हम बात करेंगे कि डायफ्रामिक ब्रीदिंग का यहाँ पर नियम क्या है। दूसरा, डायफ्रामिक ब्रीदिंग का नियम क्या है। जब आप गाते समय अपनी छाती या कंधों को उठा करके सांस लेते हैं, यानी कि आप जिसको चेस्ट ब्रीदिंग बोलते हैं, चेस्ट ब्रीदिंग,
तो सांस बहुत उथली और अस्थिर होती है। तो स्थिर आवाज़ पाने के लिए आपको डायाफ्राम यानी कि पेट के निचले हिस्से, डायाफ्राम का मतलब होता है पेट के निचले हिस्से, पेट के निचले हिस्से से सांस लेनी होगी। जब पेट से सांस ली जाती है तो हवा का एक स्थिर स्तंभ बनता है जो कि आपकी आवाज़ को नीचे से एक मजबूत आधार देता है। तीसरा पॉइंट कि ओपन थ्रोट और जबड़े को ढीला करना। ओपन थ्रोट तथा जबड़े को ढीला करना। ओपन थ्रोट और जबड़े को ढीला करना। गाते समय गले को सिकोड़ना या जबड़े को कस लेना आवाज़ कांपने का एक सबसे प्रमुख कारण होता है। आपको गालों, जीभ और जबड़े को बिल्कुल ढीला रख करके गाना है, ठीक वैसे ही जैसे आप उबासी या फिर आप जौहाई लेते हुए करते हैं। उस समय पर हमारा गला पूरी तरीके से अंदर से खुला हुआ और विश्राम की स्थिति में होता है। इसके बाद वॉल्यूम प्रेशर मैनेजमेंट। चौथी चीज वॉल्यूम प्रेशर मैनेजमेंट। अब ये क्या होता है दोस्तों, शुरुआत में कई विद्यार्थी सोचते हैं कि जोर से गाने से आवाज़ में दम आएगा, जबकि ज़्यादा ताकत लगाने से वोकल कॉर्ड्स पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और आवाज़ कांपने लगती है। तो सुर को हमेशा मध्यम या धीमी आवाज़ में साध करके स्थिर करना चाहिए। एक मेरी स्टूडेंट है अमित की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, स्टेज फोबिया और अनियंत्रित वायु प्रवाह, इसके बारे में। तो रियाजमाला के हमारे स्टूडेंट अमित हैं। अमित जब अपने घर में हारमोनियम के साथ अकेले बैठते थे तो बहुत सुंदर गाते थे, लेकिन जैसे ही वह किन्हीं दो व्यक्तियों के सामने जब उनको गाना होता था या किसी पारिवारिक समारोह में ही उन्हें गाने को कहा जाता था तो उनकी आवाज़ में एक भयानक थरथराहट आ जाती थी। अमित ने मान लिया था कि वे कभी भी मंच पर नहीं गा पाएंगे और उनकी गायकी बेकार है। जब मैंने उनका ध्यान से निरीक्षण किया तो देखा कि गाते वक्त तनाव की वजह से कंधे ऊपर उठ रहे थे और अपनी छाती से तेजी से सांस खींच रहे थे। हमने उनकी इस आदत को बदला और रोज़ 10 मिनट डायफ्रामिक ब्रीदिंग का अभ्यास करवाया। मात्र 3 हफ्तों के भीतर उनकी आवाज़ से कांपने की समस्या 90% खत्म हो गई। अमित ने कोई नए सुर नहीं सीखे थे, बल्कि बस हवा के बहाव को कंट्रोल करना सीखा था। मान लीजिए कि आपके पास नदी का एक पाइप है और नदी में एक पाइप है, ऐसा आप समझिए, और वो पाइप आपके पास है पानी का। तो अगर पाइप बीच बीच में मुड़ा या दबा हुआ है तो पीछे से पानी का प्रेशर कम ज़्यादा हो रहा है तो पानी का प्रवाह जो है वो रुक रुक कर कांपता हुआ निकलेगा। लेकिन अगर पाइप एकदम सीधा होगा और पीछे से मोटर का प्रेशर एक समान आ रहा होगा तो पानी एक सीधी और स्थिर धारा में निकलेगा। हमारी सांस के पीछे का प्रेशर और गला वह पाइप है। अब आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बताता हूँ यहाँ पर कि आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज़ तो आपको सीधे बैठना है और कमर को सीधा करके सीधे बैठना है। इसके बाद जो आपका स्केल है, सी शार्प आपका स्केल है तो सी शार्प, डी शार्प स्केल तो डी शार्प। अगर आप महिला हैं तो जी शार्प, ए शार्प से आप अभ्यास कर सकते हैं, यानी कि चौथा काला पांचवा काला, इनसे आप अभ्यास कर सकते हैं। अब इसके बाद हारमोनियम पर मध्य सप्तक का सा, मध्य सप्तक का सा, हारमोनियम पर मध्य सप्तक का सा दबाना है। कमर को सीधी रखें, कंधे को ढीला छोड़ें और नाक से धीरे धीरे गहरी सांस लें। पेट बाहर फूलना चाहिए। इसके बाद हमिंग, इसके बाद आपको हमिंग करना है, दूसरा काम, और इसको कम से कम 12 से 15 सेकंड तक बिना आवाज़ को हिलाए एक बार में आपको बोलना है। 12 से 15 सेकंड तक आपको कोशिश करनी है कि बिना आवाज़ को हिलाए एक बार में बोलिए। इसके बाद इसी प्रक्रिया को आकार में करिए। अब सा जो बोलना है वो सा को आ में बोलना है। यहाँ भी 12 से 15 सेकंड तक आवाज़ को आपको रोकना है। इसके बाद जो है रोकने के बाद आपको ऐसा कम से कम 6 से 7 बार मिनिमम आपको करना है ये काम। तो गाते समय
आपका एक हाथ पेट पर रखें और ध्यान दें कि जैसे जैसे आप गा रहे हैं पेट धीरे धीरे अंदर की ओर जा रहा है और हवा की धार बिना किसी झटके के बाहर निकल रही है। लोग गलती क्या करते हैं कि गाते समय कंधों और छाती को ऊपर उठाना, शीशे के सामने खड़े होकर के रियाज करें, केवल पेट का इस्तेमाल करके शांत सांस लें। दूसरा, बहुत तेज आवाज़ में सुर लगाने की कोशिश। शुरुआती रियाज में आवाज़ का वॉल्यूम 50% रखें ताकि वोकल कॉर्ड्स पर दबाव ना पड़े। तीसरी गलती कि जबड़े और गर्दन की मांसपेशियों को सख्त करना। तो हल्का मुस्कुराते हुए और गले की जवहाई की तरह गले को आपको खुला छोड़ना है। इसके बाद सांस खत्म होने तक ज़बरदस्ती सुर को खींचना, ये भी गलती है। जब 20% सांस बची हो तो सुर को छोड़ दें। ज़बरदस्ती खींचने से गला कसता है और गला कांपेगा भी। तो आपको काम क्या करना है, 20 मिनट का काम आपको ये करना है कि पहले डीप डायफ्रेमिक ब्रीदिंग यानी कि बिना हारमोनियम के पेट से 4 सेकंड सांस लें, 4 सेकंड रोकें, 6 सेकंड बाहर निकालें। इसके बाद हमिंग, सा का ठहराव लाने के लिए कम से कम 12 से 15 सेकंड तक सा के ऊपर रुकें और ऐसा कम से कम 6 से 7 बार करें। अब इसके बाद जो अगला है कि 10 से 15 मिनट तक आकार में यानी कि मंद्र सप्तक का रियाज। सा से नी से धा से पा, सा से नी और नी से धा और धा से पा, यहाँ तक आपको आना है। मंद्र सप्तक तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे कि ये सा बज रहा है और ये नीचे आना है। ये काम आपको करना है और ये आपको ठहराव के साथ, गले में ठहराव के साथ करना है। मैंने जल्दी जल्दी किया ताकि वीडियो बड़ी ना हो, इसलिए मैंने इस चीज़ को जल्दी जल्दी बताया, लेकिन आपको ठहराव के साथ करना है। फिर आपको सा पा सा, जैसे कि आप सा में जाएंगे, सा के बाद फिर आप पा में जाएंगे और फिर वापस उसी सुर में लौट करके वापस आएंगे। तो ये भी काम आपको करना है, सा पा सा। तो इसके बाद अब दोस्तों, अभी आपने समझा कि आवाज़ का कांपना कोई शारीरिक कमी या सुरों का ज्ञान ना होना नहीं है, वह डायफ्रामिक सपोर्ट की कमी, गले के अनियंत्रित तनाव और गलत तरीके से सांस लेने का परिणाम है। सही ब्रीदिंग तकनीक और हारमोनियम पर सा के दीर्घाभ्यास के इस समस्या को बुनियादी स्तर पर ठीक किया जा सकता है, लेकिन सुर की असली शक्ति उसकी तेजी या जटिलता में नहीं बल्कि उसके ठहराव में होती है। जो गायक एक ही स्वर पर बिना हिलाए 15 सेकंड ठहरना सीख गया, समझो उसने अपनी आवाज़ पर आधा नियंत्रण प्राप्त कर लिया। अब दोस्तों, अब हम समझते हैं कि आवाज़ को स्थिरता देने के लिए चेस्ट और हेड रेजोनेंस का जादू इस्तेमाल। जब हम तार सप्तक पर जाते हैं तो आवाज़ थरथराने या फटने लगती है, तो उसे तुरंत कैसे फिक्स करें। स्टेज पर आते ही दिल की धड़कन तेज होने लगती है और घबराहट से आवाज़ कांपने लगती है, तो इसके लिए साइकोलॉजिकल और व्यावहारिक समाधान। तो दोस्तों, सबसे पहले लोग बोलते हैं कि जब हम मध्य सप्तक में गाते हैं तो आवाज़ ठीक रहती है, लेकिन जैसे ही तार सप्तक में गा मा पा पर जाते हैं तो आवाज़ अचानक कांपने लगती है, फटने लगती है और गला बंद होने लगता है। जब स्टेज पर माइक के सामने गायक आता है तो दिल ऐसा धड़कता है जैसे कि पूरा शरीर और आवाज़ दोनों कांपने लगते हैं। अगर आपके साथ भी यही होता है तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अभी हम समझने वाले हैं कि हम हाई नोट की कांपती आवाज़ को फिक्स कर रहे हैं और स्टेज फोबिया को ख़त्म करने का मास्टर फार्मूला कैसे हम काम करेंगे। दोस्तों, एक चीज़ समझिए कि ऊंचे सुर में आवाज़ का कांपना या फटना इस बात का संकेत है कि आप अपने गले की मांसपेशियों पर बहुत अधिक दबाव यानी कि वोकल स्ट्रेन जिसको बोलते हैं, वोकल स्ट्रेन आप वहाँ पर गले को दे रहे हैं और अपने शरीर के रेजोनेंस यानी कि रेजोनेंस चैम्बर का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम रेजोनेंस साइंस
और हाई नोट स्टेबिलिटी एक्सरसाइज और स्टेज पर आत्मविश्वास बनाए रखने के मनोविज्ञान को हम गहराई से यहाँ पर अभी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, रेजोनेंस का जो अंडरस्टैंडिंग रेजोनेंस, अभी मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। अंडरस्टैंडिंग रेजोनेंस, अब इसको इस तरीके से समझिए कि हमारी आवाज़ केवल गले से नहीं बनती है। गले से निकलने वाली मूल ध्वनि जब हमारे शरीर के खाली स्थान में जाकर के गूंजती है तब उसमें वजन, स्थिरता और मिठास आती है। इसमें एक चीज होती है, पहला चेस्ट रेजोनेंस। चेस्ट रेजोनेंस का मतलब है कि मंद्र और मध्य सप्तक के सुरों को स्थिरता देना, जिसके लिए आप खरच का अभ्यास करेंगे। दूसरा हेड रेजोनेंस। अब हेड रेजोनेंस क्या होता है? तार सप्तक के सुरों को बिना कांपे, बिना गले पर दबाव डाले गूंजदार और स्थिर बनाता है। जब आप ऊंचे सुरों को बिना हेड रेजोनेंस के केवल गले के जोर से गाने की कोशिश करते हैं तो वोकल कॉर्ड्स पर अत्यधिक दबाव आता है, जिससे आवाज़ कांपने लगती है। तो एक तकनीक आपको इस्तेमाल करना है, सॉफ्ट अटैक तकनीक। सॉफ्ट अटैक टेक्निक। अब ये सॉफ्ट अटैक टेक्निक क्या होती है, इसको समझिए कि उच्च स्वरों पर अचानक झटके से प्रहार करने पर वोकल कॉर्ड अचानक बंद हो जाती है और हवा के दबाव से कांपने लगती है। हाई नोट पर हमेशा हल्के स्पर्श के साथ सुर लगाना आपको बेहतर होता है। अगर मानसिक घबराहट है, यानी कि परफॉर्मेंस एंजाइटी है, तो जब आप किसी के सामने गाते हैं तो शरीर में एड्रेनलिन, ये एक हार्मोन होता है जो कि काफ़ी बढ़ जाता है। इससे हमारे दिल की धड़कन बढ़ती है और हाथ कांपते हैं और सांस उथली हो जाती है। यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया है। इसे कंट्रोल करने के लिए आप बॉक्स ब्रीदिंग का इस्तेमाल करते हैं। बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक, इन सारी टेक्निक के बारे में हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो आपने पुराने वीडियो अगर नहीं देखे तो पुराने वीडियो देखिएगा कि बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक क्या होती है, कैसे रियाज करते हैं। मैं एक स्टोरी आपको बताता हूँ पहले कि स्नेहा की, कि वह स्नेहा बहुत ही सुरीला गाती थी। जब किसी के सामने गीत में तार सप्तक का सा या रे आता था तो उनकी आवाज़ अचानक से कांप करके पतली हो जाती थी और कट जाती थी। वे सोचती थी कि उनका स्केल जो है बहुत ऊंचा है और वे हाई नोट बहुत ऊंचा नहीं है और वो हाई नोट नहीं गा सकती हैं। जब मैंने उनकी टेक्निक देखी तो मैंने पाया कि वे ऊंचे सुरों को गाते समय अपनी ठोड़ी यानी कि चिन को बहुत ऊपर उठा लेती थी और गले को कस लेती थी। तो मैंने उन्हें थोड़ी को जो ठुड्डी को उसको सीधा करने के लिए कहा और सिर के ऊपरी हिस्से यानी क्राउन एरिया में आवाज़ की गूंज महसूस करने के लिए यहाँ पर हमने नू का रियाज कराया। जैसे कि आप सा में आप केवल नू बोलेंगे, ये आपको अभ्यास करना है। नू का रियाज कराया तो मात्र 2 हफ्ते में ही उनका जो तार सप्तक का सा है वह बिना किसी आवाज़ कांपने के बेहतर ढंग से वहाँ पर काम करने लगी। अब दोस्तों सोचिए कि अगर आप गिटार के तारों को निकाल करके केवल किसी लकड़ी के तख्ते पर बांध दें और बजाएं तो क्या आवाज़ में गूंज होगी? नहीं होगी। गिटार की लकड़ी का खोखला बॉक्स उस आवाज़ को गूंज प्रदान करता है। हमारा चेस्ट और सिर वही गिटार का बॉक्स है। यदि आप केवल गले यानी कि तार का उपयोग करेंगे तो आवाज़ कांपेगी। जब शरीर के खोखले हिस्सों को जोड़ेंगे तो आवाज़ गूंजेगी और स्थिर होगी। तो आपको क्या पैटर्न करना है? आपको सा लगाना है और मध्य सप्तक के पास से होते हुए तार सप्तक के सा तक जाना है। मध्य सप्तक यहाँ पर पहले तो सा लगाना है, इसके बाद मध्य सप्तक का पा, ये मध्य सप्तक का पा होगा। यहाँ से आपको तार सप्तक तक जाना है। तार सप्तक के आप सा में जाइए पहले और रे और गा तक जाने की कोशिश करें। हालांकि जाना तो पा तक चाहिए, लेकिन आप क्रमशः बढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके बाद इसी चीज़ को आप आकार में करते हुए जाएंगे। पहले तो आप सा रे गा मा पा धा नी बोल करके जाएंगे, फिर आप इसी चीज़ को आकार में बोल के जाएंगे और आकार के बाद आप इसी चीज़ का अभ्यास नू के साथ करेंगे। आपको नू बोलना है, जैसे कि सा में नू, रे में नू। मैं अभी करके आपको दिखाता हूँ। गाते समय महसूस करें कि आवाज़ आपके माथे और सिर के पिछले हिस्से में गूंज रही है। जैसे कि यहाँ पर सा में आप नू बोलिए।
ये अभ्यास आपको करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि इसको विलंबित लय में करना है। अभी जिस तरीके से मैंने आखिरी में किया इसको भी नहीं करना है आपको। पहले 10 दिन आपको कम से कम विलंबित लय में इसको करना है, उसके बाद आगे के लिए बढ़ना है। ऊंचे सुर पर गाते समय कभी भी अपनी ठुड्डी यानी कि चीन को ऊपर ना उठाएं, गर्दन को सीधा रखें और आंखों के सामने रखें। चेहरे पर हल्की मुस्कान जरूर रखें। गलती आपको नहीं करनी है कि ऊंचे सुर पर जाते समय गर्दन और ठुड्डी को ऊपर नहीं उठाना है। दूसरा, स्टेज पर जाते ही बहुत तेज तेज सांस लेना, ये नहीं करना है। गाने से 2 मिनट पहले 4 सेकंड सांस लें, 4 सेकंड रोकें, 4 सेकंड छोड़ें। इसको बोलते हैं बॉक्स ब्रीदिंग, यही है। इसको अगले वीडियो में अच्छे से लेकर के आऊँगा बॉक्स ब्रीदिंग के बारे में। और हाई नोट पर गले को दबा करके चिल्लाना, ये भी नहीं करना है। गले पर दबाव देने की बजाय सिर के ऊपरी हिस्से में गूंज और हेड वॉइस का उपयोग करना है। रियाज आपको वही करना है कि डायफ्रेमिक और बॉक्स ब्रीदिंग पहले 5 मिनट करनी है। अगले 5 से आपको 12-13 मिनट तक मंद सप्तक और मध्य सप्तक में हमिंग और सा करना है। फिर आपको 20 मिनट तक नू का अभ्यास करना है। हर स्वर के साथ हर सप्तक में आपको नू का अभ्यास करना है। अपनी पहली पसंद किसी भी बंदिश को उसके बाद गाइए और एक पंक्ति को बिना आवाज़ हिलाए धीमी गति में गाना है। तो मध्य सप्तक के सा से लेकर के तार सप्तक के सा तक ओम का उच्चारण करते हुए एक स्लो मीट गाएं और धीरे धीरे तार सप्तक के सा पर 10 सेकेंड ठहरें और इसको रिकॉर्डिंग करें, रिकॉर्डिंग करके सुने। अब दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसी तरीके से वीडियोज़ आपको ज्वाइन बटन में मिलते हैं और इससे भी बेहतर मिलते हैं, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने से आपको बहुत फ़ायदा है। सब्सक्राइब के बाजू में ज्वाइन का बटन है, बस एक बटन को दबाना है और वो पुराने वीडियोस को भी आप देखेंगे जो हमें लगातार वहाँ पर हमारी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस हैं और मैं अभी नए नए वीडियोज़ वहाँ पर पोस्ट करता रहता हूँ लगातार। तो इस पूरी मास्टर क्लास में हमने यह जाना कि आवाज़ का कांपना कोई स्थायी शारीरिक दोष नहीं है, यह केवल डायफ्रामिक सपोर्ट की कमी है। गले का खिंचाव और रेजोनेंस का सही उपयोग ना करने की वजह से ये होता है। सही सांस, जबड़ा, ढीला जबड़ा, हेड रेजोनेंस और नियमित संयमित आवाज़ से दुनिया का कोई भी गायक अपनी आवाज़ में लोहे जैसी स्थिरता और शहद जैसी मिठास हासिल कर सकता है। दोस्तों, संगीत में ऊंचा उठने के लिए जोर लगाने की नहीं बल्कि हल्का होने की आवश्यकता है। जितना आपका गला और मन शांत होगा, आवाज़ सुर उतना ही ऊंचा और स्थिर हो जाएगा। अगली मास्टर क्लास में हम समझेंगे कि आवाज़ में गमक और खटका भरने की सबसे सटीक और वैज्ञानिक तकनीक क्या है। द्रुत लय में गाते समय सुर क्यों फिसलते हैं और उन्हें मक्खन की तरह किस तरीके से साफ करना है। आकार को हम किस तरीके से समझेंगे, ये अगले वीडियो में हम जानेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, संगीत को गाते रहिए, रियाजमाला परिवार का हिस्सा बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में ज़रूर लिखिए कि कौन सी जगह से आप वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।